हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबों की सीजल की तैयारी। जैसा कि थंबनेल से आप सबों को पता चल चुका होगा कि आज का जो हमारा सेशन है वह किस बेसिस पे होने वाली है। एग्जैक्टली हाउ टू स्कोर 135 आउट ऑफ 135 इन इंग्लिश। मैं 135 आउट ऑफ 135 से बेहतर मैक्सिमम आउट ऑफ 135 कहना क्यों प्रेफर करूँगा, इसका आंसर आपको सेशन के लास्ट तक मिल जाएगी। बस बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने इंग्लिश में 135 में मैक्सिमम कैसे आउटपुट ला सकते हैं। बट उससे पहले कुछ लाइंस हैं कि मुकद्दर की लिखावट का कुछ ऐसा कायदा हो, देर से किस्मत खुलने वालों का दुगना फायदा हो। हमारी स्ट्रेटजी का जो फर्स्ट स्टेप है उसे हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अ कंप्लीट कमांड ओवर वोकैब सेक्शन। और वोकैब सेक्शन पे अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कमांड क्यों कहते हैं? भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेज पे हम कोई भी कॉम्प्रिहेंशन हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी न्यूज़ हो, हम उतनी आसानी से समझ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें रीजनल लैंग्वेज के हर एक शब्दों पे अच्छी पकड़ है। और इंग्लिश के साथ भी तो वही गेम है, हमें इनके वर्ड्स पे अच्छी कमांड रखनी पड़ेगी ताकि हम क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS वगैरह को अच्छी तरह से निपटा सकें, आई मीन सॉल्व कर सकें। तो हमारे स्ट्रेटजी का फर्स्ट स्टेप होगा अराउंड कंप्लीट कमांड ओवर वोकैब सेक्शन। और इस स्टेप के हम सफर होंगे ब्लैक बुक एंड रेड बुक। ये दो ब्लैक एंड रेड हमें वोकैब के किंग बनाएंगे और हमें इन दो बुक्स का किस तरह से यूटिलाइज करना है चलिए देखते हैं। ब्लैक बुक की फर्स्ट सेक्शन के साथ जिसमें होता है हमारा OWS, इडियम एंड फ्रेजेस, यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और इसमें हम किस तरह से लूप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लूप मेथड क्या है? लूप मेथड क्या होती है देखते हैं हमारे एक उदाहरण के साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि हमें ये ब्लैक बुक में पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़नी। कुछ सेक्शंस जैसे मैंने सर्कल कर रखा है, इससे भी पूरा नहीं पढ़ना है। मैं और फर्दर क्लियरेंस के लिए बता दूं क्या क्या पढ़नी है। पहला A1, इसे पूरा पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो हमें टॉप 200 पढ़ें ना पढ़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन यदि कोई चाहता है कि PYQ या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते वक्त हमें उसमें अच्छे स्कोर प्राप्त हो तो पहले इसे कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड है और हर एक सेक्शन में आपको रिपीटेशन दिख जाएंगे। उसके बाद ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आप अदर देन SSC वाले वर्ड्स जरूर पढ़ें और ख़ास करके हाईलाइटेड वाले वर्ड्स, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और सेम गोज विथ दीज सेक्शंस, पार्ट B, पार्ट C। क्या क्या पढ़ना है? हमें इस ब्लैक बुक के इंडेक्स पे ध्यान देना है जो दे रखा है, पार्ट A, B, C, D, E, F। क्या हमें पूरी पढ़नी है? नहीं। क्या क्या पढ़ना है उस पर ध्यान दे दो। मैं ऑल वन वर्ड्स, ये तो पूरा पढ़ना है भाई। और इसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो इसमें इंक्लूडेड है। बट कोई भाई यदि चाहते हैं कि मैं साथ में सेक्शनल देता चलूँ और उसमें स्कोर बने, तो आप पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस पे पढ़ें, ठीक है। और ये दोनों जब हो जाए तो अगला हमारा स्टेप होगा OWS आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अदर देन SSC, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हुए देखा मैंने, जो न्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं, यहीं से बनते हैं न्यू वर्ड्स, ठीक है। और सेम गोज विथ ऑल दिस पार्ट्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनो एंटो। और सिनो एंटो में क्या पढ़ना है मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये इसे और ये रही अदर देन SSC। बस इसको PY के थ्रू कवर किया जा सकता है, इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि PYQ मॉक में कंप्लीट हो जाएंगे।
रही बात होमोनीम्स और होमोफोन्स जो कि पार्ट डी है, इसके सिर्फ यही पढ़ने हैं। स्पेलिंग्स के लिए कैसे स्ट्रेटजी फॉलो किया था मैंने, वो मैं आप सबों के साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। आप बने रहिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी भले लंबी हो जाएगी पर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियरिफिकेशन मिलेंगे आप सबों को, क्योंकि हर कोई बता देता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन पढ़ना कैसे है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ। मैंने खुद के साथ क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रखे थे इस बुक के लिए, इस बुक के ऊपर, वो मैं आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वोकैब बूस्टर के लिए मैंने फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़े थे और फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो कि ग्रामर का सेक्शन है, इसे भी करना है। और ये बात स्पेशल वर्ड्स लिस्ट के लिए तो सिर्फ ये दो, फोबिया और मेनिया का यहाँ कर लेना है, और बाकी के जो इतने हैं इसे मैं रीड बुक से कवर कराऊंगा, नॉर्मल लेवल वाली बुक से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण के साथ कि मैंने कैसे इस बुक को एफर्टलेसली कंप्लीट किया था। हालांकि टाइम टेकिंग रहा था मेरा प्रोसेस, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं लगा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप भी देखोगे मेरे तरीके तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे। अभी भी आपको भी इजी लगने लगेंगे। रूल नंबर 1 जो होता था लूप मेथड का, वो होता था हमें शुरुआत करना है पेज नंबर 1 से, डे 1 जो कि काम शुरू करना है पेज 1, एंड ऑन द सेम डे पेज नंबर 67 भी चलना है, और यहाँ से लेके इतने कवर करने हैं। डे 1 में इतने और इतने, मतलब एक पेज हमें लास्ट से पढ़ना है और एक पेज हमें फर्स्ट से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने डे 1 में पेज 1 पढ़ा और सेम टाइम पेज 67 पढ़ा। अगले दिन जब मैं पढ़ूंगा 2 एंड पेज 66 पढ़ूंगा, और थर्ड डे जब आएगा डे 3 तो पेज 3 और 65 देख रहे हो, समेसन 68 ही आएंगे, 4 64। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, एक साइड जब मैं 34 पढ़ रहा हूँ और एक साइड जब मैं 33 या फिर 34 पे अटकूँगा, तो जब इधर से 34 आ रहा हूँ और उधर से भी जब 34 आ रहा हूँ तो इधर वाले आ जाएंगे 33 पे और इधर वाले चल जाएंगे 34 पे। रिवीजन मेरा अपने आप हो रहा है। और जब ये वाला पोर्शन 34 वाला पोर्शन पेज नंबर 1 पे पहुँचेगा तो फिर से हमें वापस आना है 2 पे, और उधर वाला पोर्शन जब 67 पे पहुंचेगा तो हमें फिर से वापस जाना है 66 पे। मतलब इसे लूप मोड में रिपीट करते रहना है, तभी बिना एक्स्ट्रा मेहनत के हमें सारे वर्ड्स पे इजीली कमांड हो जाएंगे। बशर्ते उसके साथ साथ हमें जो टफर वर्ड्स लगते हैं, जो हार्ड वर्ड लगते हैं, उसे सर्किल कर देना है, और नेक्स्ट डे अगले पेज पे बढ़ने से पहले एक बार सिर्फ और एक नज़र में कवर कर लेना है, देखते हुए चले जाना है। मेहनत करके रट्टा नहीं मारना, सिर्फ पढ़ना है कि एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स अब ओरिजिनल होता है। बस ऐसा ही पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ देखते हुए आगे बढ़ जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद ब खुद ऑप्शन देख के क्वेश्चन में क्लिक कर दोगे आंसर को। ये हो गए OWS, और ऐसा ही करना है हमें पूरी तरह से हर एक सेक्शन के लिए। अब जो बात रहेगी अदर देन SSC एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो मेथड वही रहेगा, लूप मेथड। ये मैंने कहीं से सीखा नहीं, मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ चीज़ है या फिर खुद के साथ प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है। और रही बात स्पेलिंग्स के लिए, तो पेजेस तो इसमें बहुत सारे हैं भाई, और वर्ड्स भी ढेरों हैं। तो इसमें करना क्या है कि मैंने इसे खंड में बांट रखा था। डे 1 में इतने करने हैं, डे 2 में इतने करने हैं, और सेम था, जो हार्ड वर्ड है उसे सर्किल करना है, या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे सर्किल करना है। डे 3 में इसे करना है और डे 4 में इसे करना है। ठीक है, और जब भी स्पेलिंग वगैरह वाला सेक्शन पढ़ना है तो हमें लिखते हुए चलना है। जैसे अकोमोडेट का वर्ड हो गया, ये हमें लिखना ज़रूरी है। आप चाहोगे कि मैं देख के दिमाग में रख लूँगा तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बहुत कम या फिर डिफ़िकल्ट लगता है दिमाग में बैठाए रखना, बट अब एक बार जब लिख लोगे ना तो एक बार लिख लेने के बराबर होता है 10 बार याद करना। अब लिख के याद किया करो ये सभी वर्ड्स को। ठीक है, पहले हमें ये करना 200 मोस्ट रिपीटेड, उसके बाद करने हैं स्पेलिंग वर्ड्स लिस्ट, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें ढेरों वर्ड्स मिलेंगे आपको,
और आप चाहोगे कि मैं मॉक्स दे रहा हूँ तो मुझे मॉक्स में स्कोर मिले, तो स्कोर लाने के लिए पहले इसे कंप्लीट करना जरूरी समझा मैंने। ठीक है, ये हो गई हमारी स्पेलिंग सेक्शंस की। और यूं कहें तो ये हो गई हमारे ब्लैक बुक वोकैब की पढ़ने की तरीके। मैं पढ़ा नहीं रहा, पढ़ने के तरीके बता रहा। हर एक सेक्शन को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। सेक्शन कौन कौन से हैं? ABCDF, और मैंने बता रखा है कि क्या क्या पढ़ने हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हो क्या क्या पढ़ना है और अपने बुक में टिक लगा लेना। ठीक है, मैं अब चलता हूँ आगे। ब्लैक बुक तो हो गई, अब मैं आगे चलता हूँ रेड बुक की तरफ। ये है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। लग रहा होगा कि 700 पेजेस हैं, कैसे कंप्लीट होगा। आप यकीन मानो मेरी स्टडी से आप इसे सिर्फ 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। इसमें 45 नहीं 47 सेशंस हैं और रूल रहा मेरा 1 सेशन अ डे एंड मेकिंग इट एक्सटेंडेड फॉर 2 डेज। अब इसे पढ़ना कैसे, मैं शुरुआत करता हूँ थोड़ा सा फर्स्ट पेज से। जैसे इसका यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम कि हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबुलरी। ठीक है, टेस्ट देना है अपने मन से, भले आवे या नहीं आए। मैंने दिया था 7 क्वेश्चन थे, मेरे मार्क्स कितने थे? 13, 14, 15, 16, 17 मार्क्स आए थे भाई, जो कि एक एवरेज मार्क्स था। तो आगे आप देखोगे कैसे इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, पार्ट 2 में कह रहा है कि टाइम द टेस्ट है, इसमें डी से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखना है। ये मैंने इसलिए डाला है ताकि अब इस पर अटक ना जाऊँ, इसे स्किप कर देना है। हमें सेशन 1 पे ध्यान देना, डायरेक्टली सेशन 1 पढ़ लेना है, पूरा तरह से पढ़ना लाइन बाय लाइन। आप जब पढ़ोगे इसे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि जैसे मैं किसी सर से पढ़ रहा हूँ, कोई सर हमें पढ़ा रहे हैं। मज़ा आएगा पढ़ने में, एक कहानी की तरह पढ़िएगा इसे। इंटरेस्टिंगली सारे वर्ड्स आपको कहानी की तरह ही याद हो जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब सेशन 1 कंप्लीट हो जाए तो एट द सेम डे यहाँ से टास्क दिया रहता है। इस टास्क को ध्यान रखते हुए, इस टास्क का ध्यान रखते हुए इससे आंसर की मिलाने के बाद आपने, आप चाहो तो आपने पढ़ चुका है तो पहले डे पेंसिल नहीं लगाना है, पहले कॉपी में इस तरह से नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट डे में कॉपी में नोट डाउन कर लिए। अब जब सेकंड डे आओ पढ़ने के लिए सेशन 2 के लिए, तो पहले इसका होमवर्क करना है। नेक्स्ट डे में ये होमवर्क करना है। नेक्स्ट डे में ये होमवर्क करने के बाद पूरी तरह से नेक्स्ट डे में सेशन 1 कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट डे में अब जब ये कंप्लीट हो जाए तो सेशन 2 पे चलना है, और सेशन 2 में जाने के बाद सिर्फ वर्ड्स ही पढ़ने हैं हमें। वर्ड्स पढ़ के ये सेशन 2 वाली नोट्स बना लेनी है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे होमवर्क के लिए नेक्स्ट डे रहेगी। मैंने इसलिए कहा था कि 1 सेशन अ डे बट एक्सटेंडिंग इट फॉर 2 डेज। 2 डेज क्यों कहा? क्योंकि 1 डे वर्ड पे पढ़ना, वर्ड पढ़ना, और सेकेंड डे इज होमवर्क। ठीक है, तभी कमांड हो पाएगी पूरी तरह से। अब जब आप इसे कंप्लीट करते करते सेशन 18 तक पहुंचोगे तो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट 1 मिलेंगे आपको, जहां पे 1 से लेकर 17 तक के टेस्ट लिए जाएंगे आपसे। आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट 1, जहां पे आपसे 1 से लेकर 17 तक के चैप्टर टेस्ट मिलेंगे आपको उस टेस्ट में अच्छा करना है, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है उधर। मैं अपने बारे में बताऊं तो देखिए, मेरा स्कोर जो रहा था 105 रहा था, जो कि मास्टरली वर्क के अकॉर्डिंग रैंक में था। और यहाँ पे रिकमेंडेशन भी किया है कि यू आर रेडी टू मूव ऑन। ये बुक ऐसा लगेगा जैसे कोई टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें रेटिंग दे रहे हैं, हमारे स्कोर को मेजरमेंट कर रहे हैं, हमारे टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा लगेगा आपको भी रेड बुक। और आप यकीन मानो डायरेक्टली मैंने इससे वर्ड्स आते हुए देखा है एग्जाम में, जो ब्लैक बुक में भी नहीं मिलता वो वर्ड। इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं फोबियाज के, इन सभी को कवर कर लेना। हालांकि जैसे भी फोबियाज ये था ना इधर एक, और ब्लैक बुक में ऐसा था एक, ये वाली सेक्शन मैं बता रहा हूँ यार, ये सेक्शन फोबिया और मेनिया को कवर करना यहाँ से, बाकी ये सभी चीज़ें वहाँ से कवर करा देगा। ठीक है, जब 45 या फिर 47 सेशंस कंप्लीट हो जाएं
आई मीन पूरी सेशन जब कंप्लीट हो जाए तो आपको पढ़ना है वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, और इसे करना मस्ट है। मैंने नोट्स बना रखा है। और पैटर्न क्या रहेगा, डे 1 पढ़ना है और डे टू में टेस्ट देनी है। डे 1 में क्या करना है, रीड प्लस नोट, ठीक है, और डे 2 में टेस्ट। और टेस्ट किस तरह से है देखते हैं आगे। ये रहे क्विक क्विज 1, डे 1 में पढ़ा हुआ चीज, रीड प्लस नोट जो बनाया हुआ चीज है उसे एक बार रिवीजन करना है, और डे 2 जब नेक्स्ट सेशन जाए उससे पहले हमें टेस्ट देना है डे 1 का। उसके बाद ही डे 2 पे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, और यहाँ तक रही थी हमारी वर्ड्स पे कमांड करने की स्ट्रेटजीज। अब आगे देखते हैं ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के लिए मैंने 2 बुक फॉलो किए थे। बुक 1 था अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बुक बहुत ज़रूरी लगी मुझे और बहुत हेल्पफुल भी रही मेरे लिए। इसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे मैंने नीतू मैम की बुक रखी थी इंग्लिश की, प्लिंथ 2 पैरामाउंट वॉल्यूम 1। हालांकि ये बहुत पुरानी कवर है, वॉल्यूम 1। अब मैंने इसे फर्स्ट या फिर इसे प्राइमरी क्यों बनाया था मैं बताता हूँ आगे। अब देखोगे ना तो ये बहुत ही कंसाइजली एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक चैप्टर को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इसमें मान लीजिए 14 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर के लिए हमने 3 दिन दिए हैं, तो टोटल 42 डेज में कंप्लीट। तो मैं 3 दिन कह रहा हूँ, आखिर कुछ तो बेस होंगे ना उसे कहने का। चलिए देखते हैं क्या बेस है। 2 days for theory and 1 day for test। देख लेते हैं। ये थ्योरी है, ये आर्टिकल चैप्टर है, ये तो बहुत इजी, एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। यहीं तक है थ्योरी, ठीक है। आप इसे जो कंप्लीट करोगे तो इसमें 50 क्वेश्चन हैं। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वह हर जगह आपको मिलेंगे। एक तो थ्योरी में मिलेंगे, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इधर देखिए एक्सप्लेनेशन है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको। इसमें आपको खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने यदि क्वेश्चन बनाने के बाद इसके एक्सप्लेनेशंस को भी एक नज़र में देख लिए तो आपको खुद से थ्योरी रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आई मीन 14 चैप्टर तक कंप्लीट हो जाए, तो आप इसके सेट्स पे आने की कोशिश करिएगा। जब आप इसके सेट्स पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर भी एक्सप्लेनेशन है। आपको लगेगा कि एक्सप्लेनेशन दे देगा मुझे बोर कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे ग्रामर का, और रिवीजन करने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन की ओर आना पड़ेगा। आप एक दिन में कम से कम 5 सेट्स तो लगाने का टारगेट रख ही लीजिएगा। एक सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 सेट गुने 10 इक्वल्स टू 50 क्वेश्चन आप रोज करोगे, और 50 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप एक दिन में रोज आप ग्रामर को रिवाइज करते हुए चलोगे, और पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी आपके इससे। और यदि फिर भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट रह जाए, मान लीजिए टेंस में, तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे रखी है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा इसके, क्योंकि आप कर लोगे इधर भी। होप सब कुछ क्लियर हो यहाँ तक। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो टायर 2 के काम आते हैं, और उस बुक के लिए मैंने फॉलो किया था कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, जो कि प्रशांत सोलंकी सर की है। क्यों? क्योंकि कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी तो हैं टायर 2 विच इंक्लूड्स वेरियस टॉपिक्स इन एडिशन टू दैट ऑफ प्री। कौन कौन से टॉपिक हैं भाई? क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS। मैं यही बता रहा था, ये PQRS हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इन सबों पे कमांड पाने के लिए हमें वर्ड्स पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। और वर्ड्स पे कमांड होंगे कैसे? वही 2 बुक से, ब्लैक बुक एंड रेड बुक से। ठीक है, मैंने ये बुक क्यों प्रीफर किया था, मैंने ये कॉम्प्रिहेंशन क्रांति क्यों प्रीफर किया था, ये मैं आपको कुछ नोट्स, कुछ रूल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप देखोगे कि पैराजंबल के लिए इन्होंने सर ने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, पॉइंट 1, 2,
20। अब जब इसे पढ़ोगे ना वीडियो पॉज करके, तो आपको भी पता चलेगा कि भाई PQRS बनाना कितना ईजी है। ठीक है, इसलिए मैंने इस बुक को प्रेफर किया था। आप चाहो तो आप भी प्रेफर कर सकते हो। बाकी कुछ तो थी नहीं यार। एक बात रह गई, एक पॉइंट जो रह गई, मैंने 135 आउट ऑफ 135 क्यों नहीं कहा, हालांकि मैंने सेक्शनल भी बहुत लगाए थे, बहुत लगाए थे। मैं लास्ट में इंग्लिश माध्यम की एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट में, स्क्रीन रिकॉर्ड में अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप वहाँ से भी देख सको कि मैंने कितने सेक्शनल मार्क्स लगाए थे। हाँ, इंग्लिश माध्यम एक एप्लीकेशन है जहाँ पे इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन, न्यूज़पेपर रीडिंग्स के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और उससे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करके बेसिकली बैंक एग्जाम हो गए, SSC एग्जाम हो गए, उसके फॉर्मेट में प्रिपेयर किए जाते हैं। आप इस एप्लीकेशन को प्रेफर कर सकते हो, मैंने किया था, मैं शेयर करता हूँ आगे लास्ट में। और रही बात एक पॉइंट कि मैंने 135 आउट ऑफ 135 स्कोर करने की बात क्यों नहीं की, मैंने क्यों कहा कि मैक्सिमम स्कोर करना है, उसका सबूत ये है। ये हैंकरिंग वाला क्वेश्चन सीजल 24 मेंस के क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे बेसिकली होगा सोरो। हैंकरिंग का मतलब क्या होता है? डीप इंटेंशन। और डीप इंटेंशन का मतलब है तीव्र इच्छा। जो मध्यम वर्ग हैं, जो व्यापारी थे, मैन्युफैक्चरर निर्माता वर्ग थे, व्यवसायी थे, उन सबों की तीव्र इच्छा रही वजह कि ये आंदोलन हो गया। भाई तीव्र इच्छा से आंदोलन होती है, दुख रहा होगा उनके अंदर का, तभी ये आंदोलन हुई। यहाँ पे सोरो ही होना चाहिए था, पर SSC ने पता नहीं क्या सोच के एंकरिंग किया है। मैं इस पर फर्दर एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहूँगा। अब बहुत सारे इंग्लिश टीचर है जो कह भी रहे कि सोरो ही होंगे, बट कोई नहीं। इसलिए यही पॉइंट थी जिसे मैंने कहा कि 135 नहीं, मैक्सिमम स्कोर करना है। आउट ऑफ 135 मैक्सिमम करना है। ठीक है, ये रही मेरी स्कोर कार्ड, 131 रही थी मेरी। बाकी थैंक यू, देख लीजिए आप एक शॉर्ट्स जो है मेरे इंग्लिश के सेक्शनल मार्क्स, इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन। मैंने ना भाई बीच में, सेशन के बीच में मैंने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसा कुछ वर्ड बोला था। रीजन आपके सामने है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें ये बोला था रिकॉग्नाइज, ये एक वर्ड है। इसके फर्स्ट, थर्ड, सिक्स एंड सेवन, मतलब RCNI से कोई इंग्लिश वर्ड बनती है क्या? मुझे नहीं पता थी तो मैंने नन मारा, जो कि फर्स्ट टाइम करेक्ट भी था। ठीक है, बट इसके चेंज्ड आंसर की ने 1 माना। क्या माना मुझे नहीं पता, बट जहां तक मुझे लगता है क्रीन को माना। और क्रीन इज अ फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच टू इंग्लिश डिक्शनरी में ये मेंशन है। और क्रीन का मतलब होता है हॉर्स हेयर। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो एग्जाम है ये SSC के हाथ में रहती है। आपको आए ना आए, SSC अल्टीमेटली डिसाइड करती है वो वर्ड है या नहीं है। बस हमारा काम है, हमें अपने इंग्लिश पे एज मच पॉसिबल हमें उतने कमांड करने होंगे, वो चाहे ब्लैक बुक कराए या रेड बुक कराए या फिर मॉक टेस्ट करवाए या तो PYQ करवाए।